मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबित हो जाएगा और 359 में लिखा है, राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है। नीचे लिखिएगा नोट। बोले, पहला नोट में लिखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 358 में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दिया गया कि यदि राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा, तभी आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा। स्वतः निलंबित होगा। यदि राष्ट्रीय आपात का आधार सशस्त्र विद्रोह होगा, तो राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होंगे। स्वतः निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही, सशस्त्र विद्रोह शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे आंतरिक अशांति के स्थान पर इसे आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2, ये नोट जो था ये 358 का था। अब नोट जो होगा जो इसका होगा, लिखिएगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, फिर से 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 362 में, अनुच्छेद 362 में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दिया गया कि, संशोधन करके यह व्यवस्था कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के समय में भी, अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के समय में भी निलंबित नहीं होंगे। जिसका अर्थ यह हुआ कि, जिसका अर्थ यह हुआ कि मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जिसका अर्थ यह हुआ कि मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगला पॉइंट, मूल अधिकार सीमित है। छोटी सी हेडिंग बना लीजिएगा साइड में, मिडिल में मत बनाइए, इसको साइड में ही बनाइएगा। मूल अधिकार सीमित है। यहां पर कोई आधार का अंतर नहीं, चाहे जिस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगेगा, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि केवल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाएंगे। वहां भी राष्ट्रीय आपात ही के समय में है, लेकिन वहां बस एक शर्त रख दी गई है कि अगर राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध और बाह्याक्रमण ही होगा तभी निलंबित होगा, अन्यथा वो निलंबित नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखिए। मूल अधिकार सीमित है। लिखिए, मूल अधिकार सीमित है। इसका अर्थ यह हुआ कि नागरिकों को दिया गया अधिकार, नागरिकों को दिया गया अधिकार अत्यंतिक या निरपेक्ष नहीं है। अत्यंतिक या निरपेक्ष नहीं है। अत्यंतिक या निरपेक्ष नहीं है। जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि राज्य चाहे, यदि राज्य चाहे नागरिकों के अधिकारों पर, यदि राज्य चाहे तो नागरिकों के अधिकारों पर युक्ति निर्बंधन का भी प्रावधान कर सकता है। युक्ति निर्बंधन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सीमाएं। युक्ति निर्बंधन का भी प्रावधान कर सकता है। नोट, नोट, कौन से अधिकारों में, नोट में लिखेगा, कौन से अधिकारों में युक्ति निर्बंधन करने की आवश्यकता है या नहीं, कौन से अधिकारों में युक्ति निर्बंधन करने की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्धारण, इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। अगला पॉइंट, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है।
देखिए, मूल अधिकार प्रवर्तनीय होने का अर्थ है, मूल अधिकार प्रवर्तनीय होने का अर्थ है कि इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगला पॉइंट, न्यायपालिका की सुरक्षा की गारंटी, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका देती है, न्यायपालिका देती है। यहां न्यायपालिका में ब्रैकेट में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल हैं। यहां न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल हैं। नीचे पॉइंट में लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। नोट, लिखिएगा अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 32 में, 32 मतलब 32, अनुच्छेद 32 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर इसका विस्तार, कानून बनाकर इसका विस्तार अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकती है, अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकती है, अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकती है। लेकिन संसद ने अब तक ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन संसद ने अब तक ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन संसद ने अब तक ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के जो नीचे हैं, उनको भी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य वहां आपको बताया जाता है कौन है सबऑर्डिनेट कोर्ट। मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। यहां लिखिए, यहां नकारात्मक और सकारात्मक का संबंध यहां नकारात्मक और सकारात्मक का संबंध अच्छे या बुरे से नहीं है। यहां नकारात्मक और सकारात्मक का संबंध अच्छे और बुरे से नहीं है, बल्कि नकारात्मक प्रकृति के अधिकार वे होते हैं, बल्कि नकारात्मक प्रकृति के अधिकार वे होते हैं जिनमें राज्य को कुछ करने के लिए मना किया गया हो,
जिनमें राज्य को कुछ करने के लिए मना किया गया हो, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 इत्यादि। अगला पॉइंट, सकारात्मक प्रकृति के अधिकार वे होते हैं, सकारात्मक प्रकृति के अधिकार वे होते हैं जिसमें राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया हो, जैसे 21 का, 25, 21 का, 21A, जैसे 21A, इंग्लिश में 21A बोलेंगे, हिंदी में 21 का बोलते हैं ना, कंफ्यूजन मत रखिए इस पे। अनुच्छेद 25, 26 इत्यादि। अब इधर आ जाइए, इसमें हेडिंग मत बनाइएगा, डायरेक्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें हेडिंग मत बनाइएगा, डायरेक्ट पॉइंट में लिखा गया। एक बार आप लोग हेडिंग बना दे रहे हैं, इसमें लिखेगा कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रस्तावना टॉपिक कल कंप्लीट हुआ। कितने लोगों ने प्रस्तावना के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? और लोग नहीं कर रहे हैं? क्यों? साथ साथ करते रहिए भाई, क्लास में कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम तो अपनी सारी मेहनत सभी बच्चों के लिए एक समान कर रहे हैं, और आपकी तरफ से जो मेहनत रहेगी वही परिणाम लेकर के आएगा। ये बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं, तो अपनी मेहनत को जारी रखिए। आप लोग नोट्स को कितनी बार पढ़ा आपने? 2 बार पढ़ ली है? बहुत बढ़िया। टेस्ट होगा तो उसमें मूल्यांकन होगा, बढ़िया। अगला पॉइंट का लिखिएगा, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 14, इसको गोला कर लीजिए, यही बार बार पूछा जाता है। जैसे अनुच्छेद 14, गोला करने का मतलब ये 14 लिख करके सर्कल कर लीजिएगा, ये पता रहे कि इंपॉर्टेंट है ये। 14, 20, 17 के लिए स्पष्ट रूप लिखा नहीं गया होगा, तो है ही है। कर सकते हैं, कहा नहीं करते, तो लड्डू सवाल, इसको कौन से पूछने की जरूरत है। जैसे 20, 14, 20, 20, 21, 21 का, 22, 23, 23, 24, 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक। और सेकंड लास्ट पॉइंट होगा जी आपका,
कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, हेडिंग मत बने, केवल पॉइंट में लिखते जाइएगा। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 18 इत्यादि। केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। तो 18 भी आएगा। राज्य उपाधियां नहीं देगा। हम आपको अपना आइंस्टीन बोल सकते हैं और आप हमको अपना द्रोणाचार्य, इसमें कोई बुराई नहीं है। निजी व्यक्ति उपाधियां दे सकता है लेकिन राज्य उपाधियां नहीं देगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य प्लस या राज्य और, जो राज्य और निजी व्यक्ति, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त हैं, दोनों को प्राप्त हैं। समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के बारे में कुछ सूचनाएं हैं आप लोगों को क्या? क्या है? कोई सूचना नहीं है अभी कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, आरओ की कितनी आने वाली है? आरओ कितनी? ये टोटल वैकेंसी 300 प्लस इस बार आपकी रहेगी, जहां तक अभी तक अनुमान लगाया गया, क्योंकि कुछ लोग हैं स्टूडेंट भी आयोग में हैं, तो जो उन लोग की सूचना मिली है इस बार आरओ आपकी 100 से प्लस रहेगी। आरओ मतलब एक समीक्षा अधिकारी है, एक सहायक समीक्षा अधिकारी है ना, तो आरओ की वैकेंसी इस बार उसकी तादाद थोड़ा सा अधिक है, जो आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि आप लोग पिछले 8 से 9 महीने से लगे हैं। ज़्यादातर हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें 70% के 80% बच्चे गंभीर ही हैं, तो आंखों का तनाव और आपकी गंभीरता बता ही देती है कि जो अभी कौन कौन मजे लेने के लिए पढ़ रहे हैं, कौन लोग देखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें लग रहा है कोई देखने वाला, कोई मजे लेने वाले नहीं है, लगभग सब अपने कैरियर के प्रति सतर्क हैं। तो दम लगा के खूब मेहनत करिए और किसी भी कसर को छोड़िए मत। आपके सिलेबस का जितना भी हिस्सा है, जो भी आपका पार्ट है, किसी भी हिस्से को कमजोर मत बनाने दीजिए। पीसीएस से कम टफ नहीं है समीक्षा का, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कंपटीशन उससे ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वनडे के बाद पहला ख्वाब देखता है ना, तो पहला ख्वाब समीक्षा ही होती है। वनडे से ऊपर जब आता है बच्चा, अब हम दरोगा पुलिस एसएससी नहीं देंगे तो क्या देंगे, हम समीक्षा देंगे, तो पहला यही होता है। तो नए बच्चे भी अपनी पूरी जान नहीं फूकते हैं, और जितने भी यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, पीसीएस मेंस इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं, वो समीक्षा अधिकारी नहीं छोड़ेंगे। वो हर हाल में समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरेंगे और हर हाल में समीक्षा अधिकारी वो देंगे। लेकिन जब आप सिविल की तरफ बहुत ब्रॉड में जाते हैं ना, आईएएस और पीसीएस की तैयारी में मेंस लिखने लगते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो जाता है और फैक्चुअल थोड़ा सा कम हो जाता है। आप उनको वही पछाड़ सकते हो कि जो तथ्यात्मक चीजें जहां पर हैं, हर चीजों में जहां छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, वहीं पर आप उनको पीछे कर सकते हैं। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। यह आपका सौभाग्य रहा, इस वैकेंसी की सुगबुगाहट तो पिछले 8-9 महीने से थी। अगर 8-9 महीने पहले हो गया तब तो आपका बैच ही नहीं खत्म हो पाया होता और न ही आपकी तैयारी हो पाई होती। आपको इतना पर्याप्त समय मिल गया है कि अब आप चाहें तो अपने कोर्स को 2 बार कम से कम रिवीजन कर सकते हैं सेल्फ से। तो आपके पास जो समय मिला है उसका फायदा उठाइए। कोशिश करिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए उसको अलमारी में सजाइए मत, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया हो या हिस्ट्री पढ़ा दिया गया हो, उसको पिछला टॉपिक आपको रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए जो सिविल का सिलेबस है ना, बहुत ब्रॉड है, और आप सब ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। कोई ये कहने की बात, कोई कहे कि नहीं हमने एक बार जो पढ़ा आज तक जीवन पर्यंत याद है, कभी हम दोहराते ही नहीं, कभी भी, ये सब झूठ की बातें हैं। हर व्यक्ति बोलता है, ये समान बातें हैं, हम भी बोलते हैं और लोग भी बोलते होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कायदे का आदमी ही नहीं है। कंप्यूटर है फिर वो आदमी, कंप्यूटर और आदमी में तो यही फर्क है ना कि आदमी त्रुटि करेगा, गलती करेगा और वह भूलेगा भी।
लेकिन कम से कम भूले उसके लिए एकमात्र तरीका है कि आप अधिक रिवीजन करिए, बार बार चीजों को दोहराइए, उसको लिखिए और जितना अधिक हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जिसको ये लगता हो कि सर अब हमारा सारा विषय हो गया है, कम से कम 3 विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, चाहे जहां, वैसे जीएस वर्ल्ड में भी रहती ही है, आप टेस्ट सीरीज तब तक देते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तब एक ही चीज बचता है, वो है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज गंभीरता पूर्वक आदमी देते रहो, दिन ब दिन आपके अंदर निखार आता रहेगा। हमारे क्वेश्चन कहाँ के गलत हो रहे हैं, कौन से पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, उस पर काम करते रहिए। यही काम करना होगा। बैलेंस नहीं रहेगा, अगर किसी भी विषय से आपको डर लग रहा है, अगर मान लीजिए मैं पॉलिटी बहुत शानदार कर दिया, लेकिन कोई एक ऐसा हिस्सा है जो आपका कमजोर बना है, तो सिलेक्शन की संभावनाएं कमजोर हो जाएंगी आपकी। आपको सभी विषयों पर समान कमांड रखनी पड़ेगी, समान कमांड, कोई भी विषय मत छोड़िए, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। नहीं 3 में बहुत चढ़ा है, 1 में डाउन हो गया, तो आप आकर के आप नीचे आ जाएगा स्कोर, वहीं सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। तो अपने सिलेबस को देखिए, सवाल कहाँ कहाँ से बनने, इवन जनगणना तक पर भी काम करिए कि जनगणना के भी इत्तेफाक से 2016 में 17 में पेपर हुआ, 16 क्वेश्चन जनगणना से आ गया था। जितने सीनियर बच्चे थे सब धाराशायी उस पेपर में हो गए थे, जनगणना का तथ्य नहीं देखे गए, भूल गया, वहां फैक्ट पूछ लिए गए थे सब। इसलिए चाहे जनगणना हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट हो, कल्चर हो, उसके बाद आपका इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, सबको अच्छे से करिए। करंट अफेयर के लिए सुबह की क्लास अगर रेगुलर आप पिछले 6-7 महीने से आप कर रहे होंगे, तो 70 या 80% क्वेश्चन आपके वहां से सही हो जाएंगे, उससे कम नहीं, ज्यादा ही हो जाएंगे आपको। और तैयारी भी आपकी व्यापक होती रहेगी, बहुत सारे करंट इशू की भी अलावा जो स्टैटिक पार्ट होता है वो भी आपका तैयार होता रहेगा। तो जब पूरा कंप्लीट बैलेंस बनाएंगे, उधर हिंदी में ये कमांड कर लीजिए कि 60 क्वेश्चन में कम से कम 55+ समय रहना है, किसी भी तरीके से लगातार वहां क्वेश्चन दोहराते रहिए, ताकि जो गलतियां आपसे बार बार पर्यायवाची में होती हों, जो गलतियां बार बार वर्तनी में होती हों, वो आपके सामने बार बार गुजरती रहें। और गलतियां कई बार कर लोगे तो एग्जामिनेशन में गलतियां नहीं होगी। तो कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, तुम आराम से धैर्य के साथ, खुशहाली के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड, अनावश्यक मत पढ़ो, बेवजह रिसर्च मत करते रहो, उसमें पीएचडी नहीं करना है। आप लोगों की कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनती बच्चे पीएचडी करने का प्रयास करने लगते हैं, उसी में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड जो जरूरी है उसको 10 बार पढ़ लीजिए। जिसको आप लग रहा है किसी एक क्वेश्चन की वजह से हमें बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना, छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, उस पर एनर्जी ही मत लॉस करिए, दूसरी जगह फोकस करिए आप। लेकिन पता कैसे चलेगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उठाइए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस उठाइए, अन्य आयोगों का सवाल देखिए, बार बार वही आप लगाइए, बस इतना ही काम करते रहिए और कुछ करना नहीं है इसमें आपको, ठीक है। चलिए अगला बिंदु लिखिए आप लोग, यहां तक हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुछ मूल, आवाज नहीं जा रही, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, वैकेंसी अभी लग जाएगा 2 महीने, हाँ लग जाएगा, लेकिन सीट 300+ रहेगी, 100% है। 100+ केवल समीक्षा अधिकारी रहेगी, ये भी 100% है, इससे बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये मैं बता दे रहा हूं। नहीं, हमने ये क्या कहा 500+ क्या 700 भी हो सकती है, हमने ये कहा 300 से कम किसी कंडीशन में नहीं है, और उसके ऊपर हो सकती है, और उसमें से समीक्षा अधिकारी अकेले की 100 से कम नहीं होगी। तो आप लोग समीक्षा पर टारगेट करिए, डायरेक्ट एग्जाम होगा। अभी जुलाई के उस पार ही जाएगा, जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होने वाला, जुलाई अगस्त तक जाएगा। जब पहले फॉर्म की डेट तो आए, फॉर्म की डेट के बाद भी अभी आपको 1 महीने समय मिलेगा, पहले विज्ञप्ति तो आए इसकी। लिखिए कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिसमें दंड का प्रावधान है। अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं अभी। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 17, 23 और 24। जैसे अनुच्छेद 17, 23, अनुच्छेद 17, हाँ इसी में एग्जाम्पल, इसी में लिखना है। हाँ, दोनों के विरुद्ध प्राप्त, मतलब दोनों को मतलब राज्य के विरुद्ध भी और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त, विरुद्ध ही लिखा है ना, विरुद्ध ही बोले होंगे हम। जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, विरुद्ध ही लिखा है, देखिए यहां पर भी विरुद्ध लिखा है ये। दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, को नहीं होगा, के विरुद्ध, आप गलत लिखे होंगे ना, दोनों के विरुद्ध यहां भी लिखा है, देखिए यहां तो लिखा ही सामने ना विरुद्ध आपके। जैसे 17, 23 और 24। अगला पॉइंट लिखिएगा कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं
कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिसमें दंड का प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 17, 23 और 24। जैसे अनुच्छेद 17, 23 और 24, 23 और 24। सबसे लास्ट पॉइंट, मूल अधिकार नागरिकों का दावा है। मूल अधिकार नागरिकों का दावा है। ठीक है, तो ये केवल मूल अधिकार की विशेषताएं रही आपकी। अब शुरू होगा मूल अधिकार पढ़ना। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। देखिए, जब भाग 3 लिखना शुरू किया गया तो सबसे पहला विवाद इस बात का आया, हमारे देश के लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए ये अधिकार उनको किससे प्राप्त होंगे, किनसे किनसे वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ये तो पता होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या बता दिया गया? मूल अधिकारों की परिधि को बता दिया गया। आयोग ऐसा शब्द पूछकर आपको फंसा सकता है। बच्चे रटेंगे कि राज्य की परिभाषा 12 में, और एग्जाम में सवाल पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिधि को बताया गया है या मूल अधिकारों की परिधि को बताया गया है, तो आपको क्या होगा? अनुच्छेद 12 में, क्योंकि अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। मूल पाठ इसका लिखिए राज्य की परिभाषा। इसमें सबसे पहले लिखिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में लिखिए राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसमें 4 बिंदु आप लिख लीजिए। पहला लिखिए संसद एवं संघ सरकार। दूसरा राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल एवं राज्य सरकार। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी। इसके नीचे थोड़ा सा लाइन छोड़े रहेगा, अभी मैं अभी लिखाऊंगा कुछ देर में, कुछ पॉइंट यहाँ जोड़ूंगा और आप जानबूझकर यहाँ जगह छोड़िएगा। अभी लेकिन पहले नहीं लिखाऊंगा। स्थानीय प्राधिकारी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकल अथॉरिटीज। उसके बाद है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज। देखिए, फैक्चुअल रूप में पूछेगा तो हर बच्चा जवाब दे देगा राज्य की परिभाषा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 12 में। लेकिन कभी कभी हो सकता है फंसा ले आपको गहरा सवाल पूछ करके, निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है या किसे राज्य की परिभाषा में शामिल माना गया है? तो जब तक इसकी व्याख्या नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसे किसे राज्य माना जाएगा, इसके लिए संविधान में 4 बातें ऐसे लिख दिया गया। पहला लिख दिया गया संसद एवं संघ सरकार। दूसरा लिखा गया राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार। तीसरा लिखा गया स्थानीय प्राधिकारी और चौथा लिखा गया अन्य प्राधिकारी। जैसे जैसे संविधान लागू हुआ, लोगों को अधिकार मिले, लागू होना अधिकार शुरू हुए। समय के साथ साथ ये देखा गया कि संसद और संघ सरकार को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी पहचान ले रहे होंगे। संसद कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। संघ सरकार में पूरी कार्यपालिका शामिल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सब शामिल है।
तो संसद को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई, संघ सरकार को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई, राज्य विधानमंडल को भी लोगों ने बड़ी आसानी से पहचान लिया कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद है, और राज्य सरकार को भी पहचान लिया, चलिए इसमें राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, महाधिवक्ता होंगे, राज्य का मंत्री परिषद होगा। लेकिन इसको नहीं पहचान पा रहे थे, स्थानीय प्राधिकारी को लेकर के। संविधान में लिखी गई किसी बातों से अगर अस्पष्टता रहेगी, बात साफ सुथरी नहीं रहेगी, असमंजस की हालत रहेगी, तो आप किसके पास जाओगे? न्यायपालिका के पास। क्योंकि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? जब आप मेंस कभी पीसीएस में पढ़ेंगे तो वहां आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों हो गया, इस पर आंसर लिखने के लिए आता है। वहां तर्कों में एक तर्क ये भी बताया जाता है कि भारतीय संविधान का इतना विस्तृत होने का कारण यह था कि भारतीय संविधान के भीतर ज्यादातर प्रावधानों को स्पष्ट कर दिया गया था, जबकि अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद लिखे गए, क्योंकि वहां केवल सिद्धांत बताया गया, उसकी व्याख्या नहीं की गई। लेकिन संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या भी निरक्षर है, और अगर हमने ज्यादातर प्रावधानों को स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं लिख दिया तो आगे बहुत सारे विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए हमारा संविधान इतना बड़ा भी हो गया कि 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, फिलहाल मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लिखा गया। लेकिन इतना विस्तृत करने के बाद भी हमारी व्याख्या करने की जरूरत पड़ने लगी बीच बीच में, क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी को लेकर के पहला विवाद उठा कि हु इज लोकल अथॉरिटीज, कैसे हम पहचानेंगे कि स्थानीय प्राधिकारी कौन है। अच्छा, एक चीज पहले से ही आप लोगों को बता देना कि अंतिम बैच खत्म करें, हम लोग 50 क्या सैकड़ों बैच खत्म किए हैं। हमको पता है कि शुरुआत में क्लास किस मोड में चलता है और अंत में जाते जाते क्लास किस मोड में होता है, तो एक चुनौती हमेशा आती है, इसलिए शुरू से मैं आपका मनोवैज्ञानिक उस तरीके से सेट करके चलता हूं आगे। अभी आपको हम खड़ा कर रहे हैं पॉलिटी में, आप कितना पहले से चलते थे, कितना दौड़ते थे, मुझे नहीं पता। मैं ये मानकर ही आपको पॉलिटी शुरू किया हूं कि आप पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए मैं आपको अभी खड़ा करने का प्रयास करूं कि हर बच्चा पॉलिटी में पहले खड़ा हो जाए, फिर मैं पकड़ के थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ाऊंगा। जब मुझे लगने लगेगा आप हाथ छोड़ भी देंगे तो आप चलेंगे, तो रफ्तार हम बढ़ा भी देंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आपकी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट की स्थिति इतनी मजबूत कर चुके रहेंगे, हम जब बढ़ी हुई रफ्तार में चलेंगे तो आप आसानी से कैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाद में हमारा मूल्यांकन इस तरीके से मत करिएगा, देख रहे हो भगा रहे हैं सर, अब तो हम भगाएंगे नहीं, जानबूझकर ऐसे करते। क्लास एक मोड में नहीं चलती है। शुरुआती दौर में बैट्समैन बिल्कुल आराम से खेलता है, गेंद को समझता है, पिच को समझता है। जब पूरा माहौल समझ में आ जाता है तो अंतिम ओवर में 6 के 6 गेंद पे हिट लगाया जाता है, चाहे गेंद को सकारात्मक रूप से उसको डिफेंस करने वाली ही गेंद हो, फिर भी उसको बाउंड्री की तरफ भेजने का प्रयास किया जाता है। तो अंतिम समय पे हम भी ऐसे करेंगे। तो आप ये मत कहिएगा भगा रहे हैं, हम भगाएंगे नहीं। तब तक आपकी स्थिति इतनी मजबूत होगी, वो चलेंगे। क्लास का मोड पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक जैसा नहीं होता है, ये बच्चों को पढ़ने के तरीके में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्लास आपकी इस मोड में चलती है, पहले क्लास धीरे 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 धीरे, लास्ट में यू मोड में क्लास होता है आपका। और आप मूल्यांकन क्या करते हैं, शुरुआत में देखो कैसे धीरे धीरे मक्खन लगा के पढ़ा रहे थे और बाद में भगा दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पूरी क्लास को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाएंगे। और मैंने आपसे वादा पहले ही रीडिंग कल ही कर दिया कि क्लास में बस माहौल गरिमापूर्ण बनाए रखिएगा। माहौल गड़बड़ करेंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, और माहौल गरिमापूर्ण रहेगा तो मैं ये आपसे दावा करता हूं कि पॉलिटी में कोई माई का लाल आपको हिला नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। किसी भी एग्जाम में नहीं हिला पाएगा, लेकिन जितना मैं बताता चलूं उसको आप करते चले, ईमानदारी के साथ पढ़ते चलेगा। और मेरी जिम्मेदारी है कहाँ मुझे ठहरना है, कहाँ मुझे ज़्यादा समझाना है, कहाँ मुझे केवल लेक्चर देना है, कहाँ मुझे लिखाना है, कहाँ सिर्फ लिखाना है और कहाँ दौड़ा देना है, ये मुझे भली भांति पता है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो आपको जरा भी परेशान करेगा। इसलिए आपको मैं पहले से माइंड में बता दे रहा हूँ, लास्ट में ऐसा कोई सवाल मत करिएगा और आपस में फुसफुसाहट भी मत करिएगा ऐसी कोई। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। स्थानीय प्राधिकारी की व्याख्या करते हैं। जब इस पर विवाद हुआ ये सारे लोग न्यायपालिका के पास गए। हु इज लोकल अथॉरिटीज, कौन है न्याय, किसको माने स्थानीय प्राधिकारी, हम उससे मांगे कि अपने अधिकारों को ना माने। न्यायपालिका ने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी निकाय जो विधि को लागू कराने की शक्ति रखता हो, क्या विधि को लागू कराने की शक्ति रखता हो, कोई अधिसूचना जारी कर पाता हो, क्या कोई अधिसूचना जारी कर पाता हो या कोई आदेश जारी करने की शक्ति रखता होगा, स्थानीय स्तर पर भी उन सब को राज्य माना जाएगा। एग्जाम्पल दो। कहा जैसे नगर पालिका के सदस्य, नगर निगम के सदस्य, पंचायत के सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य, ये सब भी अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत राज्य माने जाएंगे। इन्हीं को कहा जाएगा लोकल अथॉरिटीज और हिंदी में कहा जाएगा स्थानीय प्राधिकारी। तो नोट करिए जो मैंने जगह छोड़वाया था, लिखिए वहां पर। जैसे यहीं पर लिख लीजिए आप। जैसे नगर पालिका के सदस्य,
जैसे नगर पालिका के सदस्य, हाँ तो वही पूरा मतलब जो भी मेंबर उसमें हो जाएगा। 3 स्तरों पर है ना, नगर पालिका है। हम्म हम्म म्यूनसिपालिटी की नहीं, जब आप नगर निगम स्थानीय स्तर पर पढ़ाया जाएगा ना, जैसे पंचायतों के 3 स्तर है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति, फिर जिला परिषद है ना, उसी तरीके से नगर पालिका में भी जो शहरों से गांव से शहरों की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? नहीं, शहरीकरण नहीं। नगर पालिका कहां होती है? कहां पर होती है? और नगर निगम कहां होता है? नगर निगम कहां होता है? बड़े शहरों में। तो बड़े लगे, यहां पर इलाहाबाद में नगर निगम है, सुल्तानपुर में नगर निगम है, वहां नगर पालिका है। तो इसलिए कहा गया यहां नगर पालिका के भी जो छोटे शहरों में सदस्य होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, नगर निगम के भी जो बड़े शहरों में महानगरों में नगर निगम का चुनाव होगा उसके सदस्य भी शामिल होंगे, और जो जिला बोर्ड होगा उसके भी सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, वो भी है, पंचायत भी है, वो भी है, तो लिखा तो रहे ना, सब पंचायत में सब आ गए। पंचायत में तीनों स्तर के पंचायत आ गए आपके, जो आपका स्थानीय स्तर पर 3 है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर पंचायत समिति, बीपीएससी में पूछा गया था, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो यहां पर नोट करिए, जैसे नगर पालिका के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, नगर निगम के सदस्य, पंचायत के सदस्य, सारे आ गए इसमें, पंचायत के सदस्य और जिला बोर्ड के सदस्य। अब यह मामला जब हल हुआ तो इससे ज्यादा विवाद इसमें खड़ा हो गया कि चलिए हम स्थानीय प्राधिकारी को स्थानीय स्तर पे पहचान लेंगे, अन्य प्राधिकारी में कौन आएंगे? हु इज अदर अथॉरिटी? यहां तो कुछ लिखे नहीं गया है, हम किसको मान लें कि ये भी राज्य है या नहीं। इसमें मूल विवाद यह था कि ऐसी संस्थाएं जो मूल रूप से हम जिसको सरकारी संस्था नहीं मानते हैं, उनमें से भी कुछ को राज्य माने जाने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह लिख दिया था, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि अन्य प्राधिकारी कौन होंगे। तो न्यायालय ने कहा इसके लिए हम कुछ कसौटियां बता देते हैं, आपको कुछ मानक बता, हम नहीं बता रहे, न्यायालय ने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं। न्यायालय ने इसके लिए कुछ मानक बताया, कहा ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पद, ऐसा कोई भी निकाय, ऐसा कोई भी संस्था जो राज्य से क्या प्राप्त करती हो? वित्तीय सहायता प्राप्त करती हो, और राज्य से कोई प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करती हो, क्या? प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करती हो, और उसका जो कार्य हो वो व्यक्तिगत नहीं हो। ये नहीं 50 लाख का राज्य से प्रशासनिक सहायता लेकर के और वित्तीय सहायता लेकर लोन लिया और डेयरी खोल के बैठे हैं आप, उसको लिए नहीं। शर्त इसमें है कि वह राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, राज्य से प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त करता हो, और साथ ही साथ उसका कार्य क्या हो? सार्वजनिक हो, यानी कि पब्लिक के लिए हो, लोगों के लिए उसका कार्य करता हो। अगर ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई निकाय है, भले ही वो आप सरकारी संस्था के अंतर्गत उसे न मानते हो, लेकिन उसको भी क्या माना जाएगा? राज्य, उससे भी आपको अधिकारों की सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन न्यायालय को पता था इसमें विवाद बहुत होगा आगे चलकर। न्यायालय ने कहा कि हम अन्य अधिकारी को पहचानने के लिए कुछ कसौटियां बता रहे हैं, और जब जब इस बात का डिबेट है कि इसे राज्य माना जाए या ना माना जाए, हम और आप तय नहीं करेंगे, इसके स्पष्ट रूप से किसी किताब में परिभाषा भी नहीं लिखी जाएगी। आप कहां जाएंगे? न्यायालय के पास जाएंगे, और न्यायालय उस पर विचार करेगा क्या ये राज्य माने जाने योग्य है या नहीं, और उसको राज्य घोषित भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन एक मामले में न्यायपालिका ने अलग अलग मामलों में अन्य प्राधिकारी की परिभाषा को बताते हुए बताया कि ऐसा कोई भी संस्था या निकाय जो वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जो प्रशासनिक शक्तियां राज्य से प्राप्त करता हो, जिसका कार्य सार्वजनिक हो, ऐसा कोई भी संस्था और निकाय भी भले ही वह सरकारी संस्था के अंतर्गत ना आता हो, उसे भी राज्य माना जाएगा। एग्जाम में सवाल अगर कभी पूछ लिया गया, फिलहाल समीक्षा अधिकारी की बस की बात नहीं, यहां तक जाएगा, वो यहीं तक ठहर जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। यहां तक आईएएस जाता है, यूपीएससी जाता है, लेकिन चर्चा कर ही रहे हैं इसलिए डिटेल आपको समझा दे रहे हैं। इसमें सवाल यह पूछा जाएगा कि न्यायालय ने इसे राज्य मानते हुए इस कसौटियों के आधार पर न्यायालय ने किसे किसे राज्य माना, यह पूछा जा सकता है आपसे कभी यदा कदा। इसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम सुना है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राज्य माना गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसको शेल कहते हैं आप लोग,
उसको भी न्यायालय ने राज्य घोषित किया। उन सब के अलावा प्राकृतिक और तेल गैस जो आपका आयोग है, जिसे आप ओएनजीसी कहते हैं, ओएनजीसी को भी माना गया। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम को भी राज्य माना गया। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भी राज्य माना गया। वही जो न्यायालय के द्वारा बताए गए राज्य की परिभाषा में शामिल थे, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे लिखिए नोट, नीचे लिखिए नोट। नोट में पहले सबसे पहले लिखिएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सबसे बड़ा विवाद अन्न प्राधिकारी को लेकर के था। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सबसे बड़ा विवाद अन्न प्राधिकारी को लेकर के था। अन्न प्राधिकारी को लेकर के था। लेकिन न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि इसकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जो राज्य से प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त करता हो और उसका कार्य सार्वजनिक हो, जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जो राज्य से प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त करता हो और जिसका कार्य सार्वजनिक हो, उसे भी अनुच्छेद 12 के तहत उसे भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। राज्य की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। लेकिन न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया यह राज्यों के पहचानने की कुछ कसौटियां हैं, लेकिन एकमात्र कसौटी नहीं है। यानी कि न्यायालय भविष्य में इसमें कुछ फेरबदल कर सकता है। न्यायालय भविष्य में इसमें कुछ फेरबदल कर सकता है और कुछ नई कसौटियां भी निर्धारित कर सकता है। पैराग्राफ चेंज। लेकिन फिर भी न्यायालय ने इन कसौटियों के आधार पर निम्नलिखित को राज्य माना। पहला,
जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, जितना लिखा दे इतना याद रखिएगा, अगर आएगा भी तो इसमें से आपको क्वेश्चन लड़ा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, ओएनजीसी, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहा जाता है हिंदी में। सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण इत्यादि। फिलहाल अगर चौथे तक आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ भी सकते हैं आप, इतना गहरा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने कर ही दिया कि अगर जब इतना डिटेल पढ़ रहे हैं आप लोग कुछ छोड़े ना जाए इसमें, उसको भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिलहाल आपसे अनुच्छेद 12 के तहत अब तक समीक्षा अधिकारी जितनी बार सवाल पूछा, बस राज्य की परिभाषा पूछा है, उसके अंदर का कुछ नहीं पूछा है। हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 13। ये आर्टिकल सबसे खतरनाक आर्टिकल है आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स का, और सबसे बड़ा आर्टिकल भी है। तो पहले आप लोग मुझे समझाइए कि अनुच्छेद 13 के बारे में आज तक आप लोग क्या जाने कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है। जिसको लगता है कि हम सर अनुच्छेद 13 समझा सकते हैं वो बता सकता है। मुस्कुरा रहे हो यार, बताओ भैया बाबू। और कुछ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भैया इसको ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 13 को समझिए आप लोग। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार नहीं है, मैंने पहले बता दिया, मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान को बताता है। किताब में तो लिखा है मूल अधिकारों से असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां ना, आपके बुक में भी शायद लिखा होगा, बेयर एक्ट में भी लिखा होगा, लक्ष्मीकांत के पहले पैराग्राफ में भी लिखा होगा, मूल अधिकारों से असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाला विधियां। क्या समझेगा बच्चा इससे? मूल अधिकारों से असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसको बोलचाल की भाषा में यूं समझिए, संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों का, अगर ऐसा कोई कानून बना दी तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों से सुरक्षा दी गई है। अगर कभी एग्जाम में सवाल पूछ ले निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को कानूनों से सुरक्षा दी गई है, तो कौन सा आर्टिकल है? यही अनुच्छेद 13 है। और इसको एकदम सही ढंग से क्या बताएंगे कि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो। असंगत का मतलब उसका विरोध करे, हमारे मूल अधिकारों को कम करे या सीमित करे, ऐसे किसी भी कानून को कौन शून्य करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो शून्य कर रही है, यहीं से न्यायपालिका को एक नई पावर मिल रही है। कौन सी पावर? न्यायिक पुनर्विलोकन की। इसलिए आपके एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिलती है? बच्चों ने सोचा मूल अधिकार में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, ये अपने आप स्पष्ट हो गया कि अगर न्यायालय को अनुच्छेद 13 के तहत ये पावर मिल रही है, वह संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करेगा, तो न्यायालय की यही शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 13 में दो बातें आपको सीखनी है। पहला ये सीखना है कि यह संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों से अधिकारों को सुरक्षा देती है। दूसरा, यह न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी देती है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अब इसको मैं सारे खंड को बताता हूं
कि 13 क्लॉज 4 में क्या लिखा है, 13 क्लॉज 2 में क्या लिखा है, 13 क्लॉज 3 में क्या लिखा है और 13 क्लॉज 4 में क्या लिखा है। सबसे पहले इसका मूल पाठ हमारे साथ आप लोग लिखिए। मूल पाठ में क्या लिखेंगे? संसद या राज्य विधानमंडल, इसको हमारे साथ लिखिए आप लोग। संसद या राज्य विधान मंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो, जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो। अन्यथा न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। अन्यथा न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। और इसी अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2,